Hi everyone. Today we will proceed our video. As in the last video we have started our ninth chapter of business studies, that is financial management. And in the previous video we have studied about the meaning of financial management and the importance of that. Now the very important topic of this chapter is financial decisions. As we are studying about the financial management, that how we have to manage the finance in our organization, so it is the responsibility of the financial manager to take the decisions with respect to the finance of the organization, because finance is a very important part of any organization. If the financial decisions are not taken appropriately, then it can lead to a huge loss for the organization, right? So it is a responsibility. Who is taking financial decision? In the previous video I have already told you that financial decisions are taken by the financial manager of the organization, right? हमारे फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल मैनेजर होगा. तो हमने फाइनेंशियल मैनेजर्स को तीन डिसीजंस मीन्स अ फाइनेंशियल मैनेजर इज टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन इन थ्री फॉर्म्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, राइट? तो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है. इस डिसीजन में वो क्या लेता है? दैट इन विच प्रोजेक्ट वी हैव टू इन्वेस्ट, वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट इन्वेस्टमेंट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, राइट? तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसमें हम दो तरीके के डिसीजंस लेते हैं, दैट हाउ मच फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट डिसीजन होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन में इट इज़ रिलेटेड टू द फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एज वेल. तो फाइनेंसिंग डिसीजन में दो तरीके के डिसीजन आपका जो मैनेजर होता है वो लेता है, दैट इज़ डेट, वेदर ही हैव टू रेज द फंड्स फ्रॉम डेट और फ्रॉम इक्विटी. उसको ये डिसीजन लेना होता है. पहले तो उसने ये डिसीजन लिया कि उसको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है. लाइक आई एम द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ एनी कंपनी, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थिंक कि वेदर in which project I will have to spend the money, I will have to invest the amount so that it will be profitable, right? If I have selected an investment policy or investment project, then the next step is to get the resources, to get the funds, to arrange the funds so that I can invest in that particular project. तो अब मैं वो फंड्स कहाँ से लाऊंगी? या तो मैं डेट से ले सकती हूँ, बोरोड फंड ले सकती हूँ, डेट मीन्स द बोरोड फंड, या तो मैं बाहर से किसी से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड ले सकती हूँ, या फिर मेरा खुद का पैसा हो सकता है, ओनर्स फंड, राइट? तो देर आर टू सोर्सेज बाय विच वी कैन गेट द फंड और वी कैन रेज द फाइनेंस, दैट इज डेट एंड इक्विटी. थर्ड डिसीजन होता है मेरा डिविडेंड डिसीजन. अब फाइनेंशियल मैनेजर ने पैसा लगा दिया, पैसे की सोर्सेज पता लग गए, अब क्या हुआ? उसे प्रॉफिट अर्न किया, राइट? हमने प्रॉफिट के दो पार्ट करते हैं. लाइक इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट अर्न करता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ही विल डिवाइड द प्रॉफिट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स एंड डिविडेंड. मान लीजिए मैंने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, तो 4 रुपीज़ मैं रिटेन्ड अर्निंग करूँगी और 6 रुपीज़ मैं एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी. आई होप आपको पता होगा रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, डिविडेंड क्या होता है, बिकॉज इन 11th स्टैंडर्ड we have studied regarding this thing कि what is retained earning and what is dividend in chapter 7 sources of business finance, right? तो एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ अगर आप भूल गए. retained earning means the savings of the company. कंपनी अपने पास कुछ पैसा बचा कर रखती है, ठीक है, फॉर द अनएंटिसिपेटेड इमरजेंसीज, राइट? हम अपने पास जैसे हम वॉट एवर वी आर अर्निंग, हम जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं हम उसका थोड़ा सा पार्ट अपने पास उठा कर रखते हैं. लाइक इफ़ योर पेरेंट्स आर अर्निंग एनी अमाउंट ऑफ मनी, इफ़ योर पेरेंट्स इनकम इज़ 10 रुपीज़, तो वो क्या करेंगे? 4 रुपीज़ अपने बैंक में सेव कर रखेंगे फॉर योर हायर एजुकेशन, फॉर योर मैरिजेस एंड अदर एक्सपेंडिचर्स, और वो 6 रुपये घर में खर्च कर देंगे. अब ये घर कौन सा है? ये कंपनी है, तो वहाँ पर क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड वी हैव टू गिव द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. हमें शेयर होल्डर्स को क्या देना होता है? डिविडेंड देना होता है, बिकॉज उन्होंने हमारी कंपनी में शेयर्स लगाए हैं, तो हमें उनको क्या देना है? उसके बदले में डिविडेंड देना है.
तो कुछ पैसा वी आर सेविंग एंड वॉट एवर द मनी वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो हम ये 3 तरीके के डिसीजन कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट आवर मनी, financing decision from where we can get the funds to invest the money, right? And after investing the money and everything is done, then when we earn profit, then we have to divide the profit into 2 parts, that is retained earning and dividend. In dividend decision he have to decide whether how much amount he have to make as a saving, right? And how much amount he have to distribute among the shareholders in the form of dividend, राइट। तो दीज 3 डिसीजंस विल बी टेकन बाय अ फाइनेंशियल मैनेजर। अब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये देखिए, सबसे पहला हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको बता चुकी हूँ, रेफर्स टू द डिसीजन दैट हाउ द फर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। कोई भी फर्म अपने फंड्स को डिफरेंट एसेट्स को परचेज करने में जब खर्च करती है, सो दैट द फर्म इज़ एबल टू अर्न हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आपकी जो फर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उसको मिल सके। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपीज़ हैं, इन 10 लाख रुपीज़ से एक मशीनरी खरीद ली, तो ये मशीनरी इज़ माई इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन द कमिंग ईयर्स दिस मशीनरी विल हेल्प मी इन द फर्दर प्रोडक्शन एंड दैट प्रोडक्शन विल गिव me the profit. So in this way we can say that it refers to that decision। ये एक ऐसा डिसीजन होता है जहाँ पर फर्म जो होती है वो अपने फंड्स को डिफरेंट एसेट्स को परचेज करने में इन्वेस्ट करती है और फर्म जिससे कि फर्म हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न को अर्न कर सके फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, राइट। तो वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। इसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को या कैपिटल बजटिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनके कारण इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अफेक्ट पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इन द सेंस दैट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर्स। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इफ़ योर फाइनेंशियल पोजीशन इज़ गुड दैन यू कैन इन्वेस्ट इन अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ़ द फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नॉट गुड दैन यू कैन इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज़ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ओनर। हमारे ओनर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, सो दैट इन दिस वे वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी इन सच प्रोजेक्ट्स। अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में लगाएंगे और बेकार है कैश फ्लो पोजीशन तो हम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा फैक्टर होता है जब भी हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो हम ये देखते हैं उसमें रेट ऑफ रिटर्न कितना है। इफ़ देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए गिव्स अस 10% रिटर्न एंड बी प्रोजेक्ट गिव्स अस 20% रिटर्न, देन डेफिनेटली वी विल ऑप्ट फॉर 20% बिकॉज बी प्रोजेक्ट गिव्स अस हायर रेट ऑफ रिटर्न। हमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न जहाँ से मिलेगा वी विल इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली, राइट। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर को भी हम ज़रूर देखते हैं। लाइक वी हैव 2 प्रोजेक्ट्स ए एंड बी एंड ए प्रोजेक्ट में हमें 5% का रिस्क है जबकि बी प्रोजेक्ट में हमको 10% का रिस्क है, तो वी विल ऑप्ट फॉर 5%। जिसमें रिस्क कम होगा वी विल ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन, राइट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन इन्वॉल्व। आपका जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। हम लाइक आप ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा मैं, तो उसकी सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, रिकॉर्ड्स देखते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अस और नॉट। सो क्राइटेरियाज भी हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त। तो ये बात हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। नाउ द नेक्स्ट डिसीजन इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। फिनेंस, हमें अब हमने सोच लिया हमें पैसा लगाना है, हमें फिक्स एसेट खरीदनी है, हमें एक लैंड और एक प्लांट खरीदना है, राइट। अब हम जब वो प्लांट खरीदेंगे देन वी नीड मनी। हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दीज फंड्स वी विल स्टडी ओवर हेयर, राइट। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, इट रिलेट्स टू द क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। एक क्वांटिटी होती है फाइनेंस की जो हमें रेज करनी होती है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज, राइट।
इसमें दो चीज़ें ही मैंने अभी बताया था आपको, या तो हम बोरोड फंड से रेज कर सकते हैं पैसा या फिर ओनर्स फंड से। अब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है आपकी कॉस्ट की। देखिए कॉस्ट किस में ज़्यादा आएगी, हम ये देखते हैं कॉस्ट चीपर, जो चीपेस्ट सोर्स है वो कौन सी है हमारे लिए। तो चीपेस्ट सोर्स जो बोली जाती है, यानी कि जो सस्ता मिलता है, वो हमको क्या मिलता है, डेट मिलता है। बिकॉज वी आर नॉट सपोज, क्योंकि हम इसमें क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। जैसे आपने किसी से बोरो किया, मान लीजिए आपने 10 लाख बोरो किया और उस 10 लाख पर 1 लाख बोरो किया और उस 1 लाख पर आपको 10,000 इंटरेस्ट देना है, राइट। 10 लाख आपने बोरो किया और इस 10 लाख पर आपको कितना इंटरेस्ट देना है, 10,000। तो बाकी का मान लीजिए आपने जो भी पैसा लिया, हम एक बार फिर से, मुझे प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। इसको स्टार्टिंग से हम देखते हैं। इफ़ आई अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1 lakh एंड फ्रॉम दिस 1 lakh आई हैव टू पे 10,000 एज अ इंटरेस्ट बिकॉज आई हैव रेज फंड फ्रॉम द डेट। तो मुझे जो इंटरेस्ट देनी, जो मुझे इनकम टैक्स देना होगा, वो कितने पर देना होगा, 90,000 पर देना होगा। मुझे पूरा टोटल 1 लाख पर अपना इनकम टैक्स नहीं देना होगा इफ़ आई हैव बोरोड सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आउटसाइड। तो कहने का मतलब ये है, जो भी हम बाहर से पैसा लेते हैं, दैट इंटरेस्ट इज़ टैक्स डिडक्टेबल। उसकी इंटरेस्ट क्या होती है, टैक्स डिडक्टेबल होती है। अगर हम इसको दूसरी तरीके से समझना चाहें, अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और मैंने ये सारा पैसा अपना ही लगाया था, उसी से मुझे प्रॉफिट हुआ है, यानी कि मुझे किसी का इंटरेस्ट नहीं देना, देन आई विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट 1 लाख। मुझे पूरा 1 लाख पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कम अमाउंट पर इंटरेस्ट देना, टैक्स देना पड़ रहा है, और यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट पर देना पड़ रहा है। तो चीपेस्ट सोर्स कौन सी हो गई, बोरोड फंड हो गई, बिकॉज हेयर द इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। इसकी इंटरेस्ट कैसी होती है, टैक्स डिडक्टेबल होती है। नेक्स्ट इज रिस्क। आपको पता है रिस्क की जो कैपिटल बोली जाती है, दैट इज डेट। चीपेस्ट डेट होती है, लेकिन रिस्क की भी होती है ये साथ में, बिकॉज रिस्क की कैपिटल इसलिए होती है क्योंकि वंस इफ़ आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम समवन, if my financial position is not sound, if I suffered a loss during this year or in coming years, then definitely I will have to pay the interest amount whether I'm in the position to pay the interest or not। चाहे मैं उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पे करने के लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, आई विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट पे करनी ही पड़ेगी। तो ये बहुत रिस्की कैपिटल होती है। और अगर बाई चांस इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू डिज़ोल्व, वो डिज़ोल्व होने वाली है या वो वाइंड अप हो जाती है, तो उस केस में भी आपको डेट का पैसा उसका पूरा वापस करना पड़ेगा, राइट। तो रिस्क फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और रिस्की कैपिटल जो बोली जाती है, वो डेट को बहुत रिस्की कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि अपना पैसा होता है। अपना पैसा अगर मान लीजिए अगर अपना पैसा हमने किसी बिजनेस में लगाया और वो नॉन प्रॉफिटेबल रहा, तो हमें कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमें किसी का पैसा वापस नहीं करना है। बट इफ़ यू हैव टेकन द मनी फ्रॉम आउटसाइड, इफ़ यू हैव बोरोड द मनी फ्रॉम आउटसाइड, दैन whether you are in the position to pay or not, you will have to pay the amount। तो रिस्की कैपिटल होती है आपकी डेट या बोरोड फंड। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट हम किसको बोलते हैं, इशूइंग कॉस्ट को, ठीक है। यानी कि हम जो भी लाइक अगर आप सिंपल सी दो चीज़ें देख लेते हैं हम, डेट एंड इक्विटी। यानी कि अगर आप बाहर से पैसा लेते हैं तो उस पर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है। क्या डेट लेते वक्त आपको कोई एडवर्टाइजमेंट, कंपनी को कोई एडवर्टाइजमेंट या किसी को कुछ नहीं करना होता, जबकि हम शेयर इशू करते हैं। शेयर इशू करने पर जो भी पैसा आएगा वो ओनर्स फंड होता है। शेयर इशू करने में हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आती है आपकी, राइट। अंडरराइटर भी कमीशन ले लेते हैं समटाइम्स। तो क्या होता है, इसकी कॉस्ट जो आती है फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी शेयर्स की, वो बहुत ज़्यादा आती है। यानी कि ओनर्स फंड की जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन टू डेट। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है अगर आपकी पोजीशन साउंड है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है आपकी, तो आप बाहर से पैसा उठा सकते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर द बोरोड फंड। एंड इफ़ योर फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नॉट गुड, अच्छी नहीं है, तो कभी भी डेट को मत उठाइए, क्योंकि अगर अच्छी नहीं है तो हमेशा अपना थोड़ा बहुत जो भी पैसा है आपके पास, अपना ही पैसा लगाइए, कहीं बाहर से पैसा मत उठाइए। क्योंकि बाहर से पैसा उठाने में क्या होगा, यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट, यू विल हैव टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट रेगुलरली, ठीक है। एंड इन प्रेजेंटली यू आर नॉट इन अ गुड साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। आप एक अच्छी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पर नहीं है, तो आप उसको पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो आप बाहर से पैसा उठाएं। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो हमेशा पैसा अपना लगाइए।
नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो डे टू डे के खर्चे हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, इट इज़ ऑलरेडी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक इंटरेस्ट आपको बहुत पे करना पड़ता है, राइट आपको वेजेस बहुत पे करने पड़ते हैं, आपको सैलरी बहुत पे करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत है, यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में कभी भी बाहर से पैसा नहीं उठाना है। वी विल नॉट ऑप्ट फॉर द डेट। हम कभी भी बाहर से पैसा नहीं उठाएंगे, बिकॉज अगर बाहर से पैसा उठाया तो एक और हमारी एक्सपेंस बढ़ जाएगी, दैट इज़ इंटरेस्ट। हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इट कैन बी अ बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी अफेक्ट करती है वेदर यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर डेट और इक्विटी। इफ़ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो देन यू कैन ऑप्ट फॉर द डेट, अदरवाइज ऑप्ट फॉर द इक्विटी। नेक्स्ट इज कंट्रोल। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ये चाहते हैं दैट आई विल हैव द फुल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सिर्फ हमारा कंट्रोल रहे, मीन शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि वी डोंट वांट एनी एडिशनल शेयर होल्डर्स टू कम इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप हमेशा डेट ले लीजिए, बोरोड फंड ले लीजिए, बाहर से पैसा उठा लीजिए। क्योंकि जब आप बाहर से पैसा उठाएंगे तो बाहर वाला कभी भी आपके डिसीजन मेकिंग में इंटरप्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम एनी बैंक, देन दे आर नॉट कम टू यू टू सी वेदर आपने होम लोन लिया तो वो आपको ये नहीं बताएंगे दैट यू विल हैव टू मेक योर और यू विल हैव टू डिज़ाइन योर हाउस अकॉर्डिंग टू दैम। आपको अपना घर अपना घर आप अपनी तरह से बना सकते हैं, वो आपको सिर्फ क्या देंगे, पैसा देंगे। तो डेट इज़ द बेस्ट इफ़ यू वांट टू कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ज़्यादा शेयर होल्डर्स आ गए तो क्या होगा, आपके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल को देखना है। इफ़ यू डोंट वांट टू डाइल्यूट योर कंट्रोल देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, अदरवाइज इक्विटी शेयर्स आर देयर। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। आपको पता है कैपिटल मार्केट जो हमारा मार्केट होता है उसमें दो तरीके की सिचुएशन चलती है हमेशा, या तो वो बूम पीरियड चल रहा होगा या फिर रिसेशन पीरियड चल रहा होगा। बूम पीरियड मतलब जहाँ पर प्राइसेस अच्छे खासे हैं, आपके बहुत हाई प्राइसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो प्राइसेस जब हाई होंगे तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे, यानी कि अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो हाई प्राइसेस में हमें शेयर के प्राइस मिल जाएंगे, तो दैट इज़ बूम पीरियड। रिसेशन पीरियड या डिप्रेशन पीरियड कौन सा होता है, जिसमें आपके प्राइसेस कैसे चल रहे होते हैं, शेयर्स के कम चल रहे होते हैं। तो जब कम पैसे चल रहे हैं या कम प्राइसेस हैं तो उस केस में हम कभी भी इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे, हम ऑलवेज ऑप्ट फॉर द डेट। तो हमें ये कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल टेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट। तो आज हमने दो डिसीजंस किए हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट डिविडेंड डिसीजन, राइट। टिल देन, गुड बाय।